तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी इनम के बारे में, और उसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन का जो यूनिट था वो कवर पूरा का हो गया पूरा। ठीक है, आज से हम डिस्कस करेंगे फाइल्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज से हम फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइल्स की ज़रूरत हमें किस तरीके से हुई, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइल इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें फाइल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अब तक हम प्रोग्राम बना रहे थे, ठीक है, तो हम प्रोग्राम में क्या करते थे, इनपुट दे रहे थे और हमें आउटपुट मिल रहा था। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं सी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, इनपुट हम दे रहे थे और हमें क्या मिल रहा था, आउटपुट मिल रहा था। आउटपुट किसके बेस पर मिल रहा था कि जिस पर्पस के लिए हमने हमारा सी प्रोग्राम डेवलप किया हुआ है, यानी कि उसके अंदर कोड किया हुआ है, उस पर्पस के बाद जो हमारा कोड किया था हमने, वो हमारे इनपुट डेटा के ऊपर क्या होगा, अप्लाई होगा, और जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो हमें हमारी स्क्रीन पर मिलेगा। ठीक है, अब तक हमने जो इनपुट और आउटपुट में बात की, उसमें हमने किसका यूज़ किया, कंसोल आईओ ऑपरेशंस का यूज़ किया। ठीक है, कंसोल मतलब हम क्या करते थे, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता था तभी हम वहाँ पर इनपुट की एंट्री करते थे और वहीं पे स्क्रीन पे हमें क्या दिखता था, आउटपुट दिखता था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो कंसोल इनपुट आउटपुट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा है आईओ, इनपुट के लिए आई स्लैश ओ करके आउटपुट के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने कौन कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया, क्योंकि तो हमने फंक्शन देखे कौन कौन से, क्योंकि तो हमने स्कैनएफ का इस्तेमाल किया। स्कैनएफ के ज़रिए हमने क्या करवाया, हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी वैल्यू थी वो हमने क्या करवाई, वहाँ पर इनपुट के तौर पे पास की। ठीक है, अगर हमारा प्रोग्राम कोई भी आउटपुट जनरेट करता है तो उसको हमने प्रिंट करवाया कहाँ पर, स्क्रीन पर। ठीक है, तो उसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि प्रिंट है। फिर हमारे पास गेट एस करके फंक्शन एक है, तो वो क्या था, स्ट्रिंग को रीड करने के लिए था। फिर पुट एस फंक्शन को हमने देखा, वो हमारे पास किसके लिए था, कि अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग है उसको आउटपुट में प्रिंट करना है तो हम पुट एस के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और स्कैनएफ और गेट एस में बेसिक डिफरेंस क्या था, स्कैनएफ आपका जो फंक्शन है वो कहाँ तक रीड करेगा, जब तक फर्स्ट ब्लैंक स्पेस आएगा उसके आगे का जितना भी डेटा होगा उसको रीड करेगा। ब्लैंक स्पेस के बाद वो रीड नहीं करेगा। उसके बाद कोई भी अगर डेटा होगा आपका तो क्या होगा, वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो स्ट्रिंग के केस में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हमें पूरा स्टेटमेंट पास करना होता है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, उसके बाद में हमने क्या रखा, स्पेस रखा, फिर पॉलिटेक्निक लिखा। तो जब आप स्कैनएफ का यूज़ करोगे और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आप रीड करवाओगे तो सिर्फ क्या, आपका कोई भी वेरिएबल होगा उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट स्टोर होगा, उसके बाद स्पेस आएगा, तो स्कैनएफ फंक्शन को ऐसा लगेगा कि यहाँ उसके बाद कुछ भी डेटा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक्चुअल में है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हमारे पास ये जो गेटेस्ट फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। गेटेस्ट फंक्शन की मदद से हम ब्लैंक स्पेस के बाद का भी जो भी डेटा है उसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंसोल के जो आईओ ऑपरेशन थे उसके बारे में बात हुई। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, तो कि फाइल आईओ ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, फाइल आईओ ऑपरेशन। ठीक है, फाइल आईओ ऑपरेशन में क्या होगा, जो भी ऑपरेशन होगा वो कहाँ पर होगा, वो एक फाइल होगी उसके ऊपर ऑपरेशन होगा। तो बेसिकली अब हम आते हैं कि हमें फाइल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। ठीक है, हमें सी प्रोग्राम के अंदर फाइल क्यों चाहिए, कोई बता सकता है, किसी को आइडिया मिल रहा है, गैस कोई कर सकता है।
कि फाइल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमें सी प्रोग्राम के अंदर। कोई गेस कर सकता है? कोई भी? अगर गलत है तो कोई बात नहीं। इस प्रोग्राम के जरिए हम फाइल को ओपन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, प्रोग्राम के जरिए हम फाइल को ओपन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, वो तो फाइल के ऊपर ऑपरेशन हुआ, लेकिन फाइल की जरूरत क्यों पड़ी हमें? हमें फाइल क्यों चाहिए? तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसी की बात नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका, ठीक है, वो आप क्यों पढ़ते हो, क्यों सीखते हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ते हो और क्यों सीखते हो? इसका आंसर है किसी के पास तो बता सकता है, जैसा भी आपको पता चलता है वैसा। इसलिए क्योंकि हम जो भी हमारे एल्गोरिदम है जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं वो कंप्यूटर तक पहुंच सके और वो उसे एग्जीक्यूट कर सके। ओके, हम क्या कर सके, हमारा जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल के उसके क्या कर सके, कंप्यूटर जिस भाषा में समझता है, जिस भी लैंग्वेज में समझता है, उसके अंदर हम कन्वर्ट कर सके। और एक बार आपने इसको लिख दिया तो आप इसको क्या कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो। ठीक है, वही ना, सबको समझ आ रहा है? इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करते हैं, उसको सीखते हैं, ताकि उसके बेसिस पर हमें पता चल सके कि कंप्यूटर किस तरीके से हमारे जो भी आइडियाज है उसको समझ सकता है। तो हम हमारे जो भी आइडियाज है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आगे बिहेव करेगा। ठीक है, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए बेसिकली हम क्या बनाएंगे, तो कि सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब क्या होगा, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, इज कॉल्ड बंच ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, एक जो सॉफ्टवेयर है वो कब बनता है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम रहते हैं इंडिविजुअली, वो सारे प्रोग्राम मिल के कंबाइंडली वर्क करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। ओके, जैसे कि अभी हमारे टीम्स के लिए बात कर रहे हैं, टीम्स का एक एप्लीकेशन आपने डाला हुआ है अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर है। कौन कौन से है, तो कि हम टीम्स में चैटिंग कर सकते हैं, तो ये एक अलग हो गया। ठीक है, एक फंक्शन हो गया उसका। दूसरा, हम अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, हम ऑडियो को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो आप सब लोग सुन सकते हो, तो ये एक अलग फीचर हो गया। फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर अलग अलग हैंड रेस के अलग अलग क्या है वो आइकॉन्स है, उसके ज़रिए भी आप कर सकते हो, चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो, या फिर आप खुद से अपना माइक्रोफोन ऑन करके भी उसको क्या कर सकते हो, वो आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, मैं असाइनमेंट को असाइन कर सकता हूँ, हम एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं असाइनमेंट के जो भी मार्क्स है वो आपको रिवर्ट करूँगा, तो आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी फंक्शनलिटी है, ये हर एक फंक्शनलिटी के लिए क्या किया गया होता है, वहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे गए होते हैं। सबको कंबाइन करके जब एक साथ में वर्किंग में लाते हैं तब हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे कि हम हमारे ये सॉफ्टवेयर क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हम बेसिकली क्यों सीखते हैं, ताकि उसके ज़रिए हम जो कोई भी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके, जो कि क्या हो, एज ए ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन है या फिर कोई स्पेसिफिक सेक्टर है, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया ले लो, उसमें वो क्या हो सके, यूजफुल हो सके। फॉर एग्जांपल, बैंक के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को बैंक के बारे में तो पता ही होगा। तो बैंक के अंदर क्या होता है, उसके लिए अपने अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो बैंक में मेनली कौन कौन से काम
काम होते हैं अलग अलग, तो कि अलग अलग कस्टमर होंगे, ठीक है। क्या होंगे? नंबर ऑफ कस्टमर होंगे वहाँ पर। हर एक कस्टमर का क्या होगा? अलग अलग डेटा होगा, अकाउंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये कस्टमर है, हर एक कस्टमर का सेविंग अकाउंट है, फिर करंट अकाउंट है, फिर उसके लिए एफडी का अकाउंट भी है। तो अलग अलग प्रोडक्ट होंगे हर एक कस्टमर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये तो कस्टमर की डिटेल हो गई। फिर ऑपरेशन कौन कौन से होंगे मेनली बैंक के अंदर, तो कि हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर अपने पैसा जमा करवा सकते हैं, यानी कि क्रेडिट करवा सकते हैं, या फिर हम अपना पैसा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये मेजर ऑपरेशन हो गए बैंक के अंदर, जो भी हर एक बैंक के अंदर परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से? तो कि लोन का भी होता है, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड के लिए भी होता है, फिर डेबिट कार्ड के लिए भी होता है। तो बैंक के अंदर बहुत सारे अलग अलग डेटा होते हैं, ठीक है। तो इन सारे डेटा को स्टोर करने के लिए ये क्या हो गए? हर एक कस्टमर का, फॉर एग्जांपल हम एसबीआई बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसबीआई बैंक की बात कर लेते हैं, तो थ्रू आउट द कंट्री एसबीआई बैंक का हर एक जगह ब्रांच होता है, छोटे से छोटे गांव में भी आई थिंक होता है, ठीक है। तो अगर उसका पूरा डेटाबेस आप बनाओगे, सारे कस्टमर का डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो डेटा कितना बड़ा होगा? आप तो गेस कर सकता है, जीबी या फिर टीबी उसके ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, उस बैंक के लिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। तो आपको ये डेटा सारा क्या करना होगा? डेटा को क्या करना होगा? स्टोर करना होगा, ठीक है। तो अब तक हमने जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें हम क्या करते थे? जब कभी भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे उस टाइम पे हम इनपुट देते थे, और हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो आउटपुट जनरेट करके हमें डिस्प्ले पर दिखाता था। लेकिन उसमें ये लिमिटेशन क्या रहती थी कि जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो डेटा सारा क्या हो जाता है? सारा डेटा चला जाता है जो हमने इनपुट के तौर पर फीड किया होता है, और आउटपुट में हमने जो भी दिखाया होता है वो नेक्स्ट टाइम आपको फिर से आपको क्या करना होता है? इनपुट देना होता है, और उसके हिसाब से आपको आउटपुट देगा। तो ये चीज़ें, अब बैंकिंग सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हो तो ये क्या है? एफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपका जो भी डेटा है उसको कहीं पर भी क्या करना होगा? स्टोर करना होगा। तो जब कभी भी आप अपना सॉफ्टवेयर को ऑन करोगे, टर्न ऑन करोगे, पावर ऑन करोगे, तो आपका सॉफ्टवेयर इनिशियल फेज में क्या करेगा? जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होगा वहाँ से रीड कर लेगा। फिर क्या होगा? जब कभी भी आप कोई भी डेटा में चेंजेस करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर जहाँ पर ये डेटा स्टोर होगा वहाँ पर वो चेंजेस कर देगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी भी डेटा रीड करना हो तो वो सॉफ्टवेयर चेंजेस किया हुआ डेटा को क्या करेगा? वहाँ पर रीड करेगा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए क्या है? तो उसके लिए हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा को? कि फाइल के अंदर उसको क्या कर सकते हैं? हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। डेटा को हम कहाँ पर स्टोर करवाएंगे? फाइल्स के अंदर। फाइल्स का इस्तेमाल किया होता है यहाँ पर टू स्टोर डेटा, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सी प्रोग्राम के जरिए फाइल्स का इस्तेमाल करना है, तो आपका प्रोग्राम होगा उसको क्या करना होगा? फाइल्स के साथ इंटरेक्शन करना होगा। क्या करना होगा? आपकी फाइल को इंटरेक्शन करना होगा, तभी उन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब आप फाइल के अंदर लिख सकते हो, आपका प्रोग्राम फाइल के अंदर लिख सकता है, या फिर आपका प्रोग्राम फाइल में से डेटा को भी पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल हम अभी बैंक के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो एसबीआई का बैंक है आपका, ठीक है। और जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं हेमंत, ठीक है।
अकाउंट होल्डर जो है उसका नाम क्या है, हेमंत है। ठीक है, उसके अकाउंट के अंदर अभी कितने रुपए पड़े हैं, तो कि 10,000 रुपीज अवेलेबल है। हेमंत के अकाउंट में कितने रुपीस है, तो कि 10,000 रुपीज अवेलेबल है। हेमंत क्या करता है, किसी भी एटीएम का विजिट लेता है। ठीक है, एटीएम पर जाता है, वहां से वो क्या करता है, 3,000 रुपीज को क्या करता है, वो विड्रॉ करता है, यानी कि डेबिट करता है, वो वहां से निकाल लेता है। ठीक है, तो एटीएम क्या करेगा, जो भी आपका डेटा होगा, ठीक है, उस जब कभी भी ये एटीएम पे जाएगा तो प्रोसेस क्या होगा पहले से, तो पहले प्रोसेस होगा कौन सा, तो पहले आपका क्या होगा, आप क्या करोगे, कार्ड को स्वाइप करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, पिन एंटर करोगे। पिन एंटर के करने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपको अमाउंट चाहिए वो अमाउंट आप एंटर करोगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें एंटर करने के बाद आप क्या करोगे, एंटर का बटन प्रेस करोगे, तो आपका ये सारा डेटा है वो कहाँ जाएगा, आपका सारा जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, आपका जो एसबीआई बैंक का जो भी सर्वर रहता है वहां पर जाएगा। ठीक है, तो सर्वर पर जाएगा तो वहां पर आपने कार्ड को स्वाइप किया हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आपका जो यानी कि हेमंत का वो क्या करेगा, अकाउंट को फाइंड आउट करेगा और पहले पिन चेक करेगा, फाइंड आउट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, पिन को चेक करेगा कि एटीएम पे जो भी पिन नंबर डाला गया है वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो आगे वो क्या करेगा कि अकाउंट में कितनी क्रेडिट अवेलेबल है। ठीक है, उसने 3,000 के लिए रिक्वेस्ट की हुई है, तो पहले देखना चाहिए कि उसके अकाउंट में उतने रुपीज है या नहीं है। अगर है तो वो क्या करेगा, वापस से एटीएम को क्या करेगा, मैसेज भेजेगा कि ये हेमंत है, यानी कि जो भी पैसा निकालने आया है उसके अकाउंट में पूरे पैसे है, उसका पिन भी सही है। तो आप क्या कर दो, उसको जितने भी रुपए चाहिए उतने रुपए वो दे दो। तो हेमंत ने कितने रुपए की एंट्री की थी, तो कि 3,000 की एंट्री की हुई थी, तो हेमंत को एटीएम से 3,000 रुपीज कैश में मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही में क्या होगा, यहाँ पर 3,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे और अब हेमंत के अकाउंट में कितने रुपीस बनेंगे, 7,000 बचेंगे। तो ये 7,000 फिर से कहाँ से हो जाएगा, फाइल्स के अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, पहले भी जो 10,000 होगा वो भी कहाँ पर लिखा होगा, फाइल के अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो हेमंत के अकाउंट की जो भी फाइल होगी वहां से ये डेटा रीड होगा कि हेमंत के अकाउंट में कितने रुपीस अवेलेबल है। उसके हिसाब से आगे के ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और उसको हेमंत को 3,000 रुपये उसने दे दिया, तो अब उसके अकाउंट में कितने बचने चाहिए, तो कि 7,000। तो यहाँ पर जो 10,000 लिखे हुए थे उसको हटा के अपडेट क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। और अपडेट जो भी वैल्यू हो फिर से कहाँ पर राइट कर देंगे, फाइल्स में राइट कर देंगे, ताकि अगर हेमंत दोबारा 2 या 3 दिन या फिर एक वीक के बाद फिर से क्या आता है, एटीएम की विजिट करता है, तो इस टाइम उसके अकाउंट में कितने रुपए मिलेंगे, 7,000 ना कि 10,000। अगर ये ऑपरेशन फाइल में राइट नहीं होता तो उसके अकाउंट में हर बार कितने रुपए रहते, 10,000 रुपये रहते, तो वो कितने भी चाहे रुपये निकाल लेता लेकिन उसके अकाउंट में से पैसा कम नहीं होता। समझ में आ रहा है सबको फाइल्स की रिक्वायरमेंट क्या है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, और आगे ये एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अगर आप दूसरी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, ठीक है, जो कि मेनली ये सारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या आता है,
डेटाबेस सर्वर भी सर्वर की बात करते हैं, ठीक है। तो ये फाइल्स जो है, तो हम यहाँ पर जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फाइल्स की बात करेंगे तो हमारी क्या होगी, सिंपल टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे लाइन नंबर ऑफ लाइंस लिखी होंगी, ठीक है। तो इनिशियली इसको हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो उसके अंदर से हम इसको इतना इफेक्टिवली रीड नहीं कर सकते, यानी कि उसको इफेक्टिवली ये डेटा जो भी रीड किया होगा उसको हम फिल्टर नहीं कर सकते जब हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ब्रांच है किसका, आपका भुज का ब्रांच का डेटा है, ठीक है, उसमें जितने भी कस्टमर है उसका डेटा अवेलेबल है, लेकिन उनमें से आपको उतने ही डेटा चाहिए कि जो भी कस्टमर है उसका एड्रेस कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये ओल्ड रावलवाड़ी है, ठीक है, तो भुज में से जितने कस्टमर है कि जिसका एड्रेस ओल्ड रावलवाड़ी है, तो उन सारे कस्टमर की डिटेल्स आपको चाहिए। तो ये सारे टेक्स्ट फाइल में से आपको क्या करना होगा, इंडिविजुअली सारा का सारा डेटा आपको रीड करना होगा और उसके बाद आपको ये डेटा मिलेगा। तो डेटाबेस सर्वर आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सेम सिनेरियो में अगर आपने अपना सारा डेटा डेटाबेस सर्वर में स्टोर किया हुआ है तो उसमें आपको क्या होगा, फिल्टरेशन आपका इजी हो जाएगा कि आपको डेटा फिल्टरेशन करने के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत, डेटाबेस का जो भी कंसेप्ट है वो आपको थर्ड सेम में आएगा, डीबीएमएस सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में समझाया जाएगा कि डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अभी के लिए हम फोकस करते हैं फाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली हम सॉफ्टवेयर क्यों डेवलप करते हैं, जब कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, टू मैनेज डेटा, ठीक है। डेटा को मैनेज करने के लिए ही हम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल देखा बैंक वाला, उसमें हमने एटीएम का एग्जांपल देखा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया कि हमने कौन सा डेटा को मैनेज किया, क्योंकि जो हेमंत था उसके अकाउंट में कितनी बैलेंस बची हुई है उसका डेटा हमने क्या किया, वहाँ पर मैनेज किया, ठीक है। तो बेसिकली आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसके लिए होता है, कोई भी डेटा होगा उसको मैनेज करने के लिए होगा। ये डेटा छोटा नहीं होगा, क्या होगा, बड़ा डेटा होगा, लार्ज चंक ऑफ डेटा होगा, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो या फिर नंबर ऑफ प्रोग्राम कंबाइन करके कोई भी एक पर्टिकुलर बड़ा प्रोग्राम लिखते हो, मॉड्यूल बनाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली किसके लिए यूज होता है, टू मैनेज डेटा। अगर आपको डेटा को मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेटा को स्टोर भी करना होगा, और जो डेटा स्टोर करना है उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो कि फाइल्स का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है सबको, डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कि फाइल्स का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया सबको कि फाइल्स की जरूरत क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ फाइल्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि फाइल्स की ज़रूरत क्यों हमें है, ठीक है। अगर फाइल्स है हमारे पास तो सी प्रोग्राम के ज़रिए हम हमारी फाइल्स के ऊपर कौन कौन से अलग अलग तरीके से उसके डेटा को रीड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले तो हमें फाइल्स है तो उसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। हमारे पास क्या है, फाइल्स है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी नोटपैड का फाइल है तो उसको आपको रीड करना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले तो फाइल्स को ओपन करना होगा टू रीड द
कंटेंट ऑफ फाइल। फाइल का जो भी कंटेंट है उसको रीड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले फाइल को ओपन करना होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास नोटपैड फाइल है, तो उसको आप क्या करते हो, रीड करना है तो आप ओपन करते हो डबल क्लिक करके। उसके बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैंने रीड तो कर लिया लेकिन ये कंटेंट बराबर नहीं है, मुझे उसमें क्या करना है, चेंजेस भी करना है। ठीक है, तो चेंजेस करोगे तो कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, पहले तो हम क्या करेंगे, रीड का ऑपरेशन करेंगे। अगर आप चेंजेस करोगे तो क्या हो जाएगा, राइट का ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने जो पुराना कंटेंट है उसको डिलीट नहीं किया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर आप ऐड करते हो, एडिशन करते हो, तो क्या होगा, अपेंड का ऑपरेशन होगा। ये राइट का मतलब क्या होगा, पुराना कंटेंट आप निकाल दोगे और जो नया कंटेंट है उसको ऐड करोगे। अपेंड का मतलब क्या होगा, पुराना कंटेंट भी रहेगा और आप नया कंटेंट भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और रीड का मतलब क्या होगा, आप जो भी डेटा है उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो। मोड्स ऑफ फाइल है, यानी कि आप फाइल कौन से मोड के अंदर ओपन करते हो। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है कि आप फाइल के ऊपर कौन किस पर्पज के लिए ऑपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि हमने हेमंत के वाले में बात की। ठीक है, तो हेमंत के बारे में जो हमने बात की थी कि उसने क्या किया था, अकाउंट में से यानी कि एटीएम में से 3000 रुपीज उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। ठीक है, तो क्या करना होगा उस केस में, कौन सा मोड ओपन हमें क्या करना होगा, कोई बता सकता है। राइट मोड में सर। आवाज आ रही है सबको? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नो सर। तो अभी दिखा। ओके, अभी दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, तो आवाज कब तक आई थी, ये मोड्स ऑफ फाइल मैंने डिस्कस किए तब तक आवाज आ रही थी? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, कि आपको फाइल्स है उसको रीड करना है अपने प्रोग्राम के जरिए, तो आपको पहले क्या करना होगा, आपकी जो भी फाइल्स है उसको क्या करना होगा, ओपन करना होगा। ठीक है, तो ओपन करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, जो फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं उसको आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो फाइल को ओपन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास सी प्रोग्रामिंग के अंदर 3 अलग अलग मोड्स अवेलेबल है। कौन कौन से, तो कि एक तो है हमारे पास रीड का मोड है, फिर राइट का है और अपेंड का है। ये सिंपल है। ठीक है, उसमें भी आगे हम अपग्रेडेशन करेंगे जब हम फाइल्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये ओपन है, तो ओपन करने के लिए क्या होगा, जैसे कि हम स्कैनएप करते हैं कोई भी कि डेटा को इनपुट के तौर पे हमारे प्रोग्राम में कंसीडर करने के लिए प्रिंटफ लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह फाइल्स मैनिपुलेशन फंक्शंस। ठीक है,
फाइल्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास क्या है, अलग अलग फाइल मैनिपुलेशन फंक्शन अवेलेबल है, जो कि हमने मिला है किसके पास से, सी कंपाइलर के पास से, ये बिल्ट इन है। ठीक है, सारे क्या है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है। उसके लिए हमें अलग से कोई भी फंक्शन नहीं लिखना है, उसको हमें जो भी उसका सिंटेक्स दिया हुआ है सारे फंक्शन का, उसके हिसाब से हमें उसको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस करना है। ठीक है, तो पहला फंक्शन है, फाइल को हमें पहले तो रीड करने के लिए क्या करना होता है, ओपन करना होता है। तो पहला फंक्शन है फाइल को ओपन करने के लिए, तो उसके लिए सिंपल है ओपन। लेकिन हमें कौन सा क्या ओपन करना है, तो कि फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एफ ओपन नाम का फंक्शन है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आप एफ ओपन नाम का फंक्शन यूज करोगे, तो उसके जरिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल को आप क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। लेकिन आपको ये फंक्शन को बताना होगा कि उसकी कौन सी फाइल को ओपन करना है। तो वो हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट के तौर पे देंगे कि मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फाइल नेम लिखेंगे। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा उसका, कि आपको कौन सी फाइल को ओपन करना है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा आपका कि आपको फाइल कौन से मोड में ओपन करना है। ठीक है, आपको फाइल कौन से मोड के अंदर ओपन करना है, ये क्या होगा आपका दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा, और पहला आर्ग्यूमेंट होगा आपका कि आपको कौन सी फाइल को ओपन करना है। तो जब कभी भी आप एफ ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो ये एफ ओपन फंक्शन है, आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, वो पॉइंटर को रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, वो पॉइंटर को रिटर्न करेगा। कौन सा पॉइंटर रिटर्न करेगा, उसका टाइप क्या होगा, पॉइंटर टू फाइल, यानी कि फाइल टाइप का वो पॉइंटर रिटर्न करेगा आपको। एफ ओपन फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न आपको फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा, उसका टाइप क्या होगा, फाइल होगा। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फाइल एक क्या है, टाइप के तौर पे कंसीडर होगा। जैसे कि हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, फिर फ्लोट डेटा टाइप है, उसी तरह किसी भी फाइल है उसका वेरिएबल स्टोर करने के लिए हमारे पास क्या है, फाइल टाइप है। ठीक है, तो जो एफ ओपन फंक्शन है वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, तो कि आपको एक पॉइंटर रिटर्न करेगा, और वो पॉइंटर किस टाइप का होगा, तो कि फाइल पॉइंटर होगा, उसका टाइप क्या होगा, फाइल होगा। तो जो ये एफ ओपन फंक्शन है, उसका जो भी वैल्यू रिटर्न करता है, उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक फाइल पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो फाइल पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो जैसे कि हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इंटीजर के लिए कि इंटीजर एस्टरिस्क पी, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, हम फाइल एस्टरिस्क एफ पी लिखेंगे। ये फाइल टाइप का क्या हो गया, आपका पॉइंटर हो गया। तो अब आप एफ पी इक्वल टू क्या लिख सकते हो कि एफ ओपन, जो भी फाइल को आपको ओपन करनी है उसका नाम, फिर जिस भी मोड में आपको उसको ओपन करना है तो उस मोड का नाम। तो एफ पी के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो भी ये फाइल का नाम लिखा है उसका पॉइंटर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं कि फाइल पॉइंटर एफ पी, फिर एफ पी इज इक्वल टू हम लिखते हैं एफ ओपन, और फाइल का नाम देते हैं हम फॉर एग्जाम्पल ए डॉट टी एक्स टी, और उसको हमें रीड मोड में ओपन करना है, तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, तो अब जो ए डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, ठीक है, उसका पॉइंटर है वो हमारे पास कहाँ पर स्टोर है, हमारे एफ पी वेरिएबल के अंदर स्टोर है। यानी कि एफ पी वेरिएबल के जरिए अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ए डॉट टी एक्स टी फाइल है उसके कंटेंट को हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीड करने के बाद
उस कंटेंट का हमें जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। उसको हमें डिस्प्ले करवाना है तो उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, या फिर किसी और दूसरी फाइल के अंदर उस कंटेंट को हमें कॉपी करके राइट करना है तो वो भी हम चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें क्या, रीड करने के बाद उस कंटेंट के ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, या फिर उसी सेम कंटेंट को दूसरी किसी फाइल में राइट भी कर सकते हैं। अगर सेम कंटेंट को आप दूसरे किसी फाइल में राइट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट जो हमें रीड कर रहे हैं उसकी कॉपी बन जाएगी, तो उसके वो आपका कॉपी ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसमें कोई भी आप फाइल, सब लोगों ने किया होगा, फाइल को आप क्या करते हो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में से आप पेन ड्राइव में डालते हो तो कंप्यूटर में कॉपी करोगे और पेन ड्राइव में पेस्ट करोगे, तो उसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, 1 by 1 बाइट उसका क्या होता है, कॉपी होता है। यानी कि कंप्यूटर में जो फाइल है उसमें से रीड होगा, सेम बाइट आप कहाँ पर राइट करोगे, आपके पेन ड्राइव के अंदर। तो वो जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, एक फाइल में से रीड करोगे, दूसरी फाइल में उसको राइट करोगे, दोनों ऑपरेशन को कंबाइन कर दोगे, तो उस ऑपरेशन को क्या बोलेंगे हम, कॉपी ऑपरेशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? एफ ओपन Yes, sir. फंक्शन, एफ ओपन फंक्शन सबको समझ में आ गया किस तरीके से हमें उसमें आर्ग्यूमेंट देना है, और हमारा जो एफ ओपन फंक्शन है वो कौन सा डेटा हमें रिटर्न करेगा। तो वो रिटर्न क्या करेगा, तो कि फाइल टाइप का वो पॉइंटर रिटर्न करेगा, और उसके अंदर हमें आर्ग्यूमेंट देनी है दो अलग अलग। पहली आर्ग्यूमेंट है हमारी फाइल का नाम है, और दूसरा है उसका मोड। यहाँ पर फाइल का नाम में हमें a.txt यहाँ पर पास किया हुआ है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पर फाइल अंडरस्कोर डेमो.c है और a.txt है, और ये दोनों है आपके कहाँ पर अवेलेबल है, डेमो नाम का कोई फोल्डर है आपका, उसके अंदर दोनों फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, डेमो नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर क्या है, दोनों फाइल्स अवेलेबल है, तभी ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर ये जो a.txt फाइल है वो आपका सी प्रोग्राम जहाँ पर प्लेस है वहाँ पर नहीं है, यानी कि दोनों सेम फोल्डर में नहीं है, यानी कि सेम डायरेक्टरी में नहीं है, तो उसको ये a.txt यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वो उसको मिलेगा नहीं। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर किसी और डायरेक्टरी में है तो आप उसके लिए क्या लिख सकते हो, फुल पाथ लिख सकते हो यहाँ पर। कैसे, क्योंकि सी या फिर डी जैसा भी हो आपका, उसके अंदर सपोज डेस्कटॉप है वो लिखना है, डेस्कटॉप के अंदर प्रोग्राम करके फोल्डर है उसमें है, और उसके बाद a.txt है, तो आप इस तरीके से पूरा पाथ कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर जो फाइल नेम है वहाँ पर लिखोगे। ठीक है, अगर दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है तो उस केस में वो आपको पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफ ओपन फंक्शन जब कभी भी एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर जो भी फाइल नेम आपने पास किया होगा वो पहले कहाँ पर चेक करेगा, जिस फोल्डर के अंदर आपका प्रोग्राम अवेलेबल है वहाँ पर वो चेक करेगा। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको क्या देगा, फाइल नॉट फाउंड का एरर दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखना है आप जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है, उसको पता नहीं रहता है ये दोनों फाइल डेमो और ये जो a.txt है वो दोनों अलग अलग फोल्डर में सेव करके रखे हुए होते हैं, और एफ ओपन का फंक्शन जब कभी भी आप अपने प्रोग्राम में लिखोगे तो फाइल नॉट फाउंड का एरर देगा। आपका प्रोग्राम पूरा सही होगा लेकिन फिर भी उसको फाइल नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक फोल्डर के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके, तो फाइल हमने ओपन कर ली, ठीक है, एफ ओपन फंक्शन से। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर से डेटा को रीड करना है। क्या करना है, कंटेंट है उसको रीड करना है।
तो कंटेंट जो भी होगा उसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करेंगे। क्या करेंगे, 1 बाय 1 कैरेक्टर को क्या करेंगे, हम रीड करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये आपका फाइल है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका a.txt नाम का फाइल है। उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है GOVERNMENT, ठीक है, बाद में लिखा हुआ है पॉलीटेक्निक, उसके बाद में लिखा हुआ है खुद। फॉर एग्जांपल a.txt फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, इतना कंटेंट लिखा हुआ है, आपको उसको रीड करना है। तो आप क्या करोगे, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करोगे, पहले तो कोई भी फाइल रीड करनी है तो क्या करना होगा आपको, पहले fopen। यस, कोई भी फाइल के ऊपर आपको रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, हर एक केस में आपको फाइल को ओपन करना होगा। उसी के बाद आप फाइल के अंदर कोई भी टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो फाइल का प्रोग्राम होगा तो उसके अंदर एफ ओपन फंक्शन तो हमें कंपलसरी इस्तेमाल करना होगा। और एज्यूम कर लो कि दोनों क्या है, एक ही फोल्डर में अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली a.txt लिख सकते हैं। और मोड जो है हमारा वो क्या है, रीड के लिए है। तो ये जो फंक्शन है एफ ओपन, वो हमें क्या करेगा, फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा। तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे फाइल टाइप का क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि फाइल, और पॉइंटर का नाम क्या रख देते हैं, fp। तो अब हमने क्या कर लिया, फाइल पॉइंटर के अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रिसीव कर लिया हमारे फाइल का पॉइंटर, हमने वहाँ पर रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, हमने ओपन कर लिया, अब उसमें से हम रीड करेंगे किस तरीके से, तो कि 1 बाय 1 कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, वहाँ से रीड करेंगे। तो 1 बाय 1 कैरेक्टर को रीड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो कि गेट सी नाम का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल हम करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो गेट सी नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर हम कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या आर्ग्यूमेंट देनी है, तो कि आपका जो भी फाइल पॉइंटर है वो वहाँ पर देना है। तो हमारे केस में फाइल पॉइंटर का नाम क्या है, तो कि fp है। तो हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, fp पास करेंगे। तो ये जो गेट सी फंक्शन है आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या करेगा, 1 कैरेक्टर। जो पहला वाला कैरेक्टर होगा वो ही रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से कोई एक कैरेक्टर वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कैरेक्टर सी ले लिया है। तो अब हमारे सी कैरेक्टर के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, जी होगी, जो कि हमने रीड की हुई है कहाँ से, तो कि हमारी a.txt फाइल में से। तो एक बार आप गेट सी फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कैरेक्टर को रीड करने को मिलेगा। तो पूरे सारे के सारे जो भी कंटेंट है उसको रीड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है। पुट सी से कैरेक्टर को राइट करा सकें। वो राइट करने की बात नहीं है, अभी तो हमें रीड करना है। गेट सी फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम गेट सी का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, एक कैरेक्टर को देगा। लेकिन हमें, हमारी जो फाइल होती है उसमें तो एक कैरेक्टर नहीं लिखा होता है ना, उसमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं ना, बहुत सारा कंटेंट होता है। तो सारे कंटेंट को रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास फंक्शन एक ही अवेलेबल है कि गेट सी। और गेट सी फंक्शन क्या करेगा, वन टाइम में एक ही कैरेक्टर को आपको रिटर्न करेगा। तो सारे कंटेंट को रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है। सारे कंटेंट को रीड करने के लिए क्या करेंगे हम, कोई बता सकता है। भूल गए सब लोग। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सीखा था, कि कोई भी एक टास्क है उसको आपको क्या करना है, बार बार परफॉर्म करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास टास्क, यस, लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे,
लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टास्क कौन सा है, तो कि हमें कैरेक्टर को रीड करना है, बोले ना। ये हमारा गेट सी फंक्शन है, वो एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को रीड करे, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हमारा जो ये गेट सी फंक्शन है उसको क्या कर देंगे, लूप के अंदर में डाल देंगे। तो वो क्या करेगा, 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को रीड कर सकता है, और उसी तरीके से हम सारी की सारी फाइल है, यानी कि एक जो फाइल है उसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है उन सारे कंटेंट को क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लूप का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो जो हम लूप पढ़े थे तभी मैंने बताया था कि लूप का इस्तेमाल आपको क्या कब करना है, कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि वहाँ पर जो भी कोई एक टास्क हो उसको आपको बार बार रिपीट करना हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, लूप का यूज करेंगे। तो लूप के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा गेट सी फंक्शन है उसकी मदद से सारी की सारी जो फाइल है उसका कंटेंट को हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो लूप तो चला गया। ठीक है, लेकिन लूप में मैंने आपको बताया था कि उसके साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास एग्जिट कंडीशन होना चाहिए, अदरवाइज हम कहाँ चले जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम्स में चले जाएंगे, लूप हमारा वहीं पर रोटेट होता जाएगा। तो एग्जिट कंडीशन होगा, कौन सा एग्जिट कंडीशन होगा, कि हमें लूप कब तक रोटेट करना है, तो कब तक रोटेट करना है, कि जब तक हमारे जो फाइल है उसमें से सारे कंटेंट हमें मिल जाते हैं, तब तक हमें उसको क्या करना है, रोटेट करना है। ठीक है, तो हमारे जो फाइल है उसमें से सारे कंटेंट है वो रीड हो गया है, वो हमें कब पता चलेगा, तो जब कभी भी आपका जो कोई भी फाइल होता है, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद क्या लिखा हुआ आता है, एंड ऑफ फाइल। इस तरीके से एक मैसेज होता है जो कि हिडन होता है, हमें देखने को नहीं मिलता है, और कभी हमें देखने को मिलेगा कि जब हम उसको गेट सी फंक्शन से रीड करेंगे तभी वो हमें मिलेगा। तो हमें क्या करना है, लूप में एग्जिट कंडीशन लगाना है, कब तक, कि गेट सी में जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिलता है तब तक हमें क्या करना है, ये जो लूप है हमारा उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, मतलब जो गेट सी है उसमें जो भी रीड करेंगे वो क्या होगा, एंड ऑफ फाइल, यानी कि EOF होगा, एंड ऑफ फाइल होगा, तब हमें हमारा लूप को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, अदरवाइज हमें उसको कंटिन्यू रखना है। तो ये एंड ऑफ फाइल का मैसेज कहाँ पर होगा, आपकी फाइल जहाँ पर ख़त्म होगी, यानी कि फाइल में कोई भी और कंटेंट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एंड ऑफ फाइल होगा। ठीक है, ये जब हम नोटपैड आप ओपन करोगे तो ये एंड ऑफ फाइल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन गेट सी फंक्शन से आप रीड करोगे उसको 1 बाय 1 कैरेक्टर, तो जो ये फाइल यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो लास्ट में जो भी आएगा उसको, ये लास्ट कैरेक्टर को रीड करने के बाद फिर से वो रीड करने आएगा, तो उसको क्या मिलेगा, यहाँ पर एंड ऑफ फाइल मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन चेक करके हम क्या करवा सकते हैं, हमारी लूप को एग्जिट करवा सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी। नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, ठीक है, और आज जो हमारा दोपहर लैब है उसमें हम सेशन कंडक्ट नहीं करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेशन हम कंडक्ट करेंगे मंडे को। ठीक है, तो लैब में जो हमारे पास स्ट्रक्चर और यूनियन का कुछ प्रोग्राम छूट गए हैं, ठीक है, उसको मैं आपको दे दूंगा, तो उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, ये जो फाइल के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे, कि हम सी प्रोग्राम के जरिए टेक्स्ट फाइल को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर से डेटा किस तरीके से हम रीड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सारे फाइल है उसके अंदर के जो सारे कंटेंट है उसको रीड कर दिया है। तो इसके बारे में हम प्रोग्राम मंडे को हमारा जब सेशन होगा तभी हम बनाएंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से फाइल पॉइंटर वर्क करता है, उसके साथ में गेट सी फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, और लूप के अंदर हम एग्जिट कंडीशन किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है अभी।
है किसी को कोई डाउट आज के सेशन में?